सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम के बारे में और हमारे ट्रस्ट की विचारधारा के बारे में बताऊं तो ये जो सेमिनार है, आपने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए होंगे, लेकिन ये उनसे थोड़ा अलग है। इसके अलग होने की एक वजह तो ये है कि अब तक आपने जितने भी सेमिनार अटेंड किए हैं वो या तो केवल नास्तिकों के रहे होंगे या केवल धार्मिकों के, लेकिन ये एक ऐसा सेमिनार है जो हमने धार्मिकों के साथ मिलकर किया है, जो इस बात को दिखाता है कि धार्मिक और नास्तिक दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अच्छे आदमी होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि आपके क्या विचार हैं। और मेरा पर्सनली अनुभव है कि अगर आप दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो कोई नहीं देखता कि आप धार्मिक हैं, नास्तिक हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। लोग आपको पास बुलाते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, आपसे दोस्ती भी करते हैं। और ये चीज़ भी हमने भगत सिंह जी से ही सीखी थी। आपको पता हो, उनका जो संगठन था वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म या किसी एक आदमी से रिलेटेड नहीं था। उसमें अशफाकुल्लाह खां भी थे, जनेऊ दारू चंद्रशेखर आजाद जी भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, हर तरह के नास्तिक, आस्तिक, हिंदू, मुस्लिम, उन्होंने सबको शामिल किया, क्योंकि उनका यह मानना था कि आस्तिक नास्तिक केवल एक विचार है और किसी के विचार की वजह से हम उससे नफरत करें, ये सही नहीं है। विचार से भी ज्यादा मायने रखता है आदमी का व्यवहार। अगर वो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के साथ प्यार से पेश आता है, मुसीबत में सबकी मदद करता है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो आपको साथ लेकर चलते हैं। तो हम नास्तिक जरूर है, लेकिन हमारी वैसी सोच नहीं है कि भाई धार्मिक है इनसे अलग रहो। सबको साथ मिलके चलना है, सबका देश है, सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तभी ये देश विकसित हो सकता है। बाकी किस्मत की बात है, किसकी विचारधारा कितनी फैलती है। और हमारा तो यही मानना है कि बच्चों को भी सभी विचारधाराएं बताओ और उनके ऊपर छोड़ दो कि आप जिस चीज को पसंद करते हैं उस चीज को स्वीकार करो। जो भी फैसला है वो बच्चों का हो, उनको बस निष्पक्ष रूप से सभी विचारधाराएं बताई जाएं। तो भगत सिंह जी के बारे में मैं बताऊं उनके वास्तविक विचार क्या थे, तो मेरे द्वारा बताने के बजाय अगर आप खुद उनके विचारों से ही जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, सबसे पहला स्लोगन जो है, जिसकी मैंने पेंटिंग भी लगाई हुई है यहाँ पर, तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर इंसान को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वो कोई पाप कर रहा होता है। ये बात अपने आप में बताती है कि भगत सिंह नास्तिक क्यों बने। एक आदमी का नास्तिक होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ईश्वर को मत मानो और आप हो गए नास्तिक। कोई भी हो सकता है, बहुत आसान है नास्तिक बनना। कुछ लोगों को अपना जीवन एंजॉय करना है, उनको ज्यादा मतलब नहीं है किसी चीज से, इसीलिए वो भगवान को नहीं मानते। अब भगत सिंह क्यों नहीं मानते थे, इसका पूरा सार उन्होंने इस बात में लिखा हुआ है कि आपका ईश्वर जो आप कहते हैं कि इतना शक्तिशाली है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, इतना दयालु है, सबकी मदद करता है। तो भगत सिंह ने जब समाज में दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को देखा, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किस प्रकार अत्याचार हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, जब उन्होंने ये देखा तब कहीं ना कहीं उनका विश्वास उस परम शक्ति, उस ईश्वर के प्रति डगमगाया कि अगर वो सच में है तो वो आकर इन लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहा है। केवल दो ही वजह हो सकती है इस बात की, या तो वो है ही नहीं या उसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो है ही नहीं तो फिर उसकी पूजा करना बेकार है, और अगर उसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है भी बना के भूल गया, तब भी फिर हम ऐसे के लिए क्यों आपस में लड़े, उसकी पूजा पाठ करें जिसे हमसे ही कोई मतलब नहीं है। दोनों ही केसेस में भगत सिंह का भगवान पे से पूरी तरह भरोसा उठ गया और उन्होंने तय किया कि इस राष्ट्र को बनाने के लिए वो किसी परम शक्ति के आने का इंतजार नहीं करेंगे और खुद आंदोलन करेंगे। नास्तिकता की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि वो किसी अज्ञात शक्ति के इंतजार में नहीं रहते हैं कि कोई आएगा,
दूसरों का उद्धार करेगा, तब तक हम बैठकर उसकी भक्ति करें, उसके आने का इंतजार करें। नास्तिक ये मानते हैं कि हम ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हैं और हमारा जीवन सुधारना या नष्ट करना किसी और के हाथ में नहीं, खुद हमारे ही हाथों में है। हम ही वो आदमी हैं जो अपनी जिंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, केवल अपने द्वारा किए गए कर्मों, मेहनत और थोड़ी सी किस्मत कह लीजिए उसकी वजह से। तो इस प्रकार भगत सिंह नास्तिक बने क्योंकि वो तार्किक थे, सामने हो रही चीजों से मुंह मोड़कर अपने दिल को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते थे कि भाई इनके साथ जो हो रहा है पिछले कर्मों का अंजाम होगा या जो भी है। उन्होंने तय किया कि नहीं, ये इंसान ही है कुछ मतलबी जो अपने फायदे के लिए दूसरे का शोषण करते हैं और ये गलत है। समाज में अगर हर इंसान इस तरह केवल अपने फायदे के लिए एक दूसरे पर अत्याचार करेगा तो हम लोग कभी भी एक सुख समाज का और अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इंसान को इंसान के साथ मिलके रहना है, सबको एक दूसरे की मदद करनी है। आज मैं किसी की मदद करूंगा तो कल कोई मेरी मदद करेगा। आज जो ये शहर में हो रहा है ना, अपना अपना सबको लगा हुआ है, कोई मेरी मदद नहीं करता तो मैं किसी की मदद क्यों करूं। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे हर आदमी ये सोचता है कि उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि जैसे ही कोई मुसीबत आती है तो फिर उसके पास मदद करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि उसने कभी खुद ही किसी की मदद नहीं की। तो सबसे पहली तो हमें यही सोच बनानी है, केवल नास्तिक नहीं, नास्तिक तो कोई भी बन सकता है। नास्तिकता के साथ साथ दूसरे आदमी के सुख दुख में साथ देना है, एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि हम अगर किसी की मदद करें तो दूसरे फिर हमारी मदद करें। एक अच्छा इंसान बनना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भगत सिंह ने यही कहा था, और उन्हें पता था कि ये जो रास्ता है ना सबसे अच्छा इंसान बनने का, खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचने का, ये कोई फूलों की सेज नहीं है जिस पर आप चलेंगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। ये रास्ता केवल दुख तकलीफों से भरा है, क्योंकि आदमी अपने आप की जरूरतें ही पूरी नहीं कर पाता। ऐसे में वो अपने साथ और 10 लोगों को साथ लेके चले, और वो 10 लोग में 1-2 ऐसे होंगे जो जैसे ही अपना फायदा निकल जाएगा आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। उस समय तो बिल्कुल ऐसा मन करता है कि दुनिया में कहीं अच्छाई है ही नहीं, और मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ दूसरों के लिए, सब कुछ छोड़ दूं। भगत सिंह एक बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक आदमी थे। उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है ना, वो किसी स्कूल की किताबी शिक्षा का नहीं दिया है जो बच्चों को सिखाते हैं सच बोलो, लड़ाई मत करो, अच्छाई के रास्ते पे चलो। उन्होंने बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान दिया है, जो संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले के सामने समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं में किस तरह इंसान का हौसला और आत्मविश्वास डगमगाता है। तो उनका जो ये दूसरा स्लोगन है, यहाँ पर उनकी पेंटिंग के थ्रू मैंने बताने का प्रयास भी किया है। इसमें उन्होंने यही बताया है, आंदोलन के उतार चढ़ाव के दौरान प्रतिकूल वातावरण में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब एक एक करके सभी हमराही छूट जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि जब उन्होंने अपना पहला आंदोलन किया था, काकोरी कांड जो किया था, जिसके बाद सैंडर्स की हत्या की थी, तो उनके जितने भी साथी थे HRA संगठन के, हिंदुस्तान रिफॉर्म एसोसिएशन जो उन्होंने बनाई थी, उसके अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां, इन सबको अंग्रेजों ने मार दिया था। केवल चंद्रशेखर आजाद थे जो भेष बदलकर जीवित रहे थे, और बाद में फिर उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जी को साथ मिलाकर दोबारा से HSRA बनाई थी। तो उस समय केवल अकेले पड़ गए थे, वो जगह जगह घूमते थे कि कोई साथ दे, लेकिन अंग्रेजों के डर की वजह से कोई भी साथ नहीं दे रहा था। तो कई बार उनके मन में यह ख्याल आता था, उस समय मनुष्य संतावना के 2 शब्दों के लिए तरस उठता था, और उस समय जब कोई साथ नहीं देता
तब आदमी के सामने सबसे आसान रास्ता होता है कि सारा काम छोड़ दे और वो भी अपनी जिंदगी जिए। क्योंकि जिन लोगों के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इतनी दुख तकलीफें सह रहे हैं, वही लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और कोई आपको अगर अपना रास्ता छोड़कर आप दूसरों की तरह एक नॉर्मल जीवन जिएंगे, कोई भी आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता कि आपने क्यों रास्ता छोड़ दिया। आपका मन नहीं किया, आपने छोड़ दिया बस। किसी के पास इतना समय भी नहीं है जो बार बार किसी के घर पे जाकर उससे बहस करे, आपने ये कहा था, ये काम नहीं कर रहे हैं। हम खुद ही अपनी खुशी के लिए करते हैं। उन्होंने यही कहा था कि बहुत आसान है अच्छाई के रास्ते को छोड़कर अलग हो जाना। हिम्मत और बहादुरी तो उस आदमी में होती है जो दुख तकलीफें सहने के बावजूद उस रास्ते को नहीं छोड़ते। और यही बात उन्होंने आगे अपने स्लोगन में लिखी है कि उस समय मनुष्य संतावना के तो शब्दों के लिए भी तरस उठता है, और ऐसे क्षण में भी जो लोग विचलित नहीं होते, अपना रास्ता नहीं छोड़ते, इमारत के बोझ से जिनके पैर नहीं लड़खड़ाते, कंधे नहीं झुकते, जो तिल तिल करके अपने आप को केवल इसलिए गलाते रहते हैं ताकि दिए की जोत धीमी ना पड़ जाए, सुनसान डगर पर अंधेरा ना छा जाए, ऐसे ही लोग उनके सपनों को साकार करेंगे। भगत सिंह को उम्मीद थी कि 1000 मतलबी लोगों में भी कोई 2-4 ऐसे होंगे जो उनकी कुर्बानियों की कदर करेंगे, और उन्हीं 2-4 की उम्मीद में उन लोगों ने अपनी जानें दे दी। उनको पता था वो अंग्रेजों से नहीं जीत सकते। अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था, केवल 4 आदमी बंदूक उठाकर उसे खत्म नहीं कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने फिर भी अपनी कुर्बानी दी इस उम्मीद में कि लोग उनकी कुर्बानियों का सम्मान करेंगे और एक क्रांति की लहर उठेगी, और उठी भी, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ बोलने का मौका मिला है और हम सब आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में वो जो चाहते थे वो सपने पूरे हुए? क्या वो बस यही चाहते थे कि आजाद हो जाएं और उसके बाद हर आदमी अपने अपने मतलब से मतलब रखे? वास्तव में भगत सिंह क्या चाहते थे अगर हमें ये जानना है तो उनका एक और स्लोगन है, आजादी के मायने ये नहीं होते कि सत्ता गोरे हाथों से काले हाथों में चली जाए, ये तो केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। असली आजादी तो तब होगी जब वो आदमी जो खेतों में अन्न बोता है भूखा ना सोए, जो आदमी कपड़े बुनता है स्वयं नंगा ना रहे, जो आदमी मकान बनाता है स्वयं बेघर ना रहे। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। गरीबी एक अभिशाप है, ये एक दंड है। इसके जरिए वो ये कहना चाह रहे थे कि सिर्फ आजादी नहीं है हमारा मकसद। जो ये सोचते हैं कि बस भाई देश के लिए शहीद हो गए, आजाद कराने के लिए मर गए, उनका मकसद इससे बहुत बड़ा था। एक ऐसा समाज जिसमें हर आदमी को समानता का अधिकार मिले, हर आदमी के पास भरपूर अनाज, खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा हो। जिस दिन ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां हर आदमी निश्चिंत होकर रहे कि उसके साथ कुछ भी ऐसा हो जाए और उसके बाद उसके बच्चों की देखभाल सरकार द्वारा या देश द्वारा की जाएगी, उस दिन भगत सिंह का सपना पूरा होगा। इसमें भगत सिंह कहते हैं कि अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो जनता का यह अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल दे या समाप्त कर दे। उन्होंने ना सिर्फ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था बल्कि आने वाले समाज के लिए एक रास्ता तैयार किया था कि आप किस प्रकार एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां पर हर आदमी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, किसी के साथ अन्याय ना हो। और यही उनका वास्तविक मकसद था जो वो पूरा करना चाहते थे। उनको पता था कि ये मकसद मैं अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी ताकि कल को आने वाली दुनिया के कुछ नौजवान उनके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाएं।
उनका वास्तविक सपना क्या था, यहाँ पर मैंने पेंटिंग में बताया हुआ है। यह कितना महान आदर्श है। हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वह कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वह दिन जब यह आदर्श स्थापित होगा, उस दिन हम यह कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। उनके लिए अपने और पराये का भाव खून के रिश्तों से नहीं था, उनके लिए मानने की बात थी। अगर हम किसी को अपना माने तो कोई भी हमारा अपना हो सकता है, और अगर नहीं मानते तो भले ही खून के रिश्ते भी क्यों ना हो, वो भी अपने नहीं होते। तो वो चाहते थे कि एक ऐसा आदर्श, एक ऐसा समाज बने जहां हर आदमी एक दूसरे को किसी जाति, धर्म, भेदभाव या ऊंच नीच के आधार पे नहीं, केवल इंसान की नज़र से देखे। हर किसी को इंसान समझकर अपने पास बैठाए, उसको अपने जैसा समझकर उसके साथ मिलकर रहे। ये उनका वास्तविक सपना था। और ये सपना कैसे पूरा होगा उसका भी रास्ता उन्होंने बताया हुआ है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत से लोग समझते हैं कि भाई वो नास्तिक हो गए तो धर्म से उनको कोई दिक्कत होगी। हालांकि मैंने पहले ही बताया है कि वो उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने विचारों को अपने व्यवहारों पर हावी नहीं होने दिया। नास्तिकता के बावजूद समाज और देश की भलाई के लिए उन्होंने धार्मिकों के साथ मिलकर काम किया है। ना सिर्फ उन्होंने, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, सबने काम किया है। ये बताता है कि जो अच्छे आदमी होते हैं ना, उनकी सोच इतनी घटिया और गिरी हुई नहीं होती कि वो सामने वाले की जाति धर्म देखें। और जो घटिया होंगे उनके लिए चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से मैंने ये भगत सिंह जी के विचार बताने शुरू किए हैं ना, लोगों को पहले पता ही नहीं था कि वो ये सब चीज़ें भी सोचते हैं। तो धीरे धीरे लोग जो है उनको कम भी मानने लगे हैं। मेरे कई दोस्त थे जो बिल्कुल भगत सिंह की तरह जान देने की बातें करते थे, लेकिन जब मैंने ये बातें कही ना, तो धीरे धीरे वो भगत सिंह को कम मानने लगे हैं। इवन मेरे स्कूल में भी एक दो टीचर हैं, वो भी कहने लगे नहीं भाई फिर तो ठीक नहीं है ये चीज़। और यही वजह है जो मुझे नास्तिकता धर्म या आस्तिकता से इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि नास्तिक लोग ना कभी भी किसी से नफरत या प्यार ये सोच के नहीं करते कि वो मेरे जैसा है या दूसरे धर्म का है। वो पर्टिकुलर जो भी पास आता है उस आदमी को देखते हैं, उसके कर्म देखते हैं। अगर अच्छे कर्म है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको मानता है किसको नहीं मानता, हम सबके साथ प्यार से रहते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो पहले कोशिश करेंगे कि जो भी सामने आदमी है वो हमारे धर्म का हो, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि हमारी जाति का हो, देखेंगे कि ये अच्छा है। पहले ये अच्छे आदमी इतने कम हैं, अगर उसके बाद भी हम जाति अपने साथ जोड़ेंगे तब तो फिर बन लिया हमारा समाज। मेरा तो ये मानना है कि बस दो ही तरह के इंसान हैं, एक अच्छे और एक बुरे। और जो अच्छे हों फिर उसके बाद आप कुछ मत देखो, उनको कहीं से भी मिले पकड़कर अपने साथ मिला लो। अच्छे बुरे की परिभाषा भी बिल्कुल आसान है। बहुत से आदमी कहते हैं कि अच्छा बुरा एक नजरिया है, केवल आपका फायदा हो जाए किसी चीज से तो आपको अच्छा लगेगा, नुकसान हो जाए तो बुरा लगेगा। कुछ कुछ मामलों में ये बात सच भी है, अच्छा बुरा एक नजरिया होता है, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान भी की जा सकती है और बिल्कुल आसान है। अच्छा आदमी अपने फायदे के बारे में नहीं बल्कि समाज के हित के बारे में और दूसरों के हित के बारे में बात करेगा, जबकि जो बुरा आदमी होगा मतलबी, वो केवल और केवल अपने फायदे के बारे में सोचेगा। बातें तो वो भी कर सकता है दूसरों की तरह, लेकिन जब आप उनके काम देखेंगे ना तो आप जान जाएंगे कि कौन वास्तव में मतलबी है और कौन सच में दूसरों के साथ मिलकर मानवता प्रेम के साथ रहना चाहता है। तो दो ही तरह के आदमी होते हैं, एक जोड़ने वाले एक तोड़ने वाले। जो तोड़ने वाले होंगे वो देखेंगे भाई चलो हमारे धर्म का है ठीक है, लेकिन हमारी जाति का नहीं है। जाति का भी हो गया तो फिर मेरे कुल का नहीं है, कुल का भी हो गया मेरे गांव का नहीं है, गांव का भी हो गया मेरे गली मोहल्ले का नहीं है।
गली मोहल्ले का भी हो गया तो मेरा कौन सा भाई या सगा रिश्तेदार है, वो अपने दायरे को बहुत ही संकुचित छोटा करते आ रहे हैं। जबकि जो जोड़ने वाले लोग हैं ना, वो ऐसी चीजें नहीं देखते। क्या हुआ अगर मेरा सगा भाई नहीं है, मेरे गली का तो है, गली का भी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे गांव का तो है, गांव का भी नहीं है तो क्या हुआ, दिल्ली का या मेरे जिले का या शहर का तो है, दिल्ली शहर जिले का भी नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम हमारा देश तो एक ही है, और देश भी एक नहीं हुआ तो क्या हुआ, कम से कम एक ही धरती तो है, पृथ्वी, जिस पर हमने जन्म लिया है। तो इस तरह से केवल सोच का फर्क है। जिसने सोच लिया कि हम सब एक हैं, साथ मिलके काम करना है, वो फिर साथ मिलके काम करेगा। और जिसको एक दूसरे से अलग होने और एक दूसरे से को तोड़ने का बहाना ढूंढना है, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा। तो हमें साथ मिलके रहना है, ना कि छोटी सी बातों पर लड़कर एक दूसरे से अलग हो जाए। मुझे वो लोग बहुत मूर्ख लगते हैं जो सेम विचार, अच्छे और नैतिक चरित्र वाले लोगों को केवल इसलिए अपने से दूर कर देते हैं कि भाई जैसे मैं खाता पीता हूँ वैसे ये खाता पीता नहीं है, या जो मैं पहनता हूँ वो नहीं पहनता, या जो मैं मानता हूँ वो नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि बस आप ये देखो आदमी अच्छा है, बस उसके अलावा कुछ और मत देखो। उसके बाद फिर आप दोनों साथ मिलके काम करोगे तो यकीन मानिए आप उसको इतना पसंद करेंगे, कभी भी उससे दूर नहीं जाना चाहेंगे। तो भगत सिंह जी के सपनों के बारे में तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। अब ये सपने पूरे कैसे होंगे, मुख्य वजह है ये, क्योंकि लगभग सभी लोग 4000 सालों से ये बातें करते आ रहे हैं। इवन धार्मिक भी ये कहते हैं कि हमारा धर्म तो नफरत सिखाता ही नहीं है, मिलजुल के रहने की बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो राजनीति करके धर्म का नाम खराब करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि वो कुछ लोग इतने कैसे शक्तिशाली हो गए जो ज्यादातर प्यार से मिलकर रहने वाले बात करने वालों के ऊपर अपना कंट्रोल करने लग गए। खैर मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा। तो बात यहाँ थी कि भगत सिंह ने जो सपना दिखाया है एक समाज का जहां मानवता और प्रेम के साथ सब लोग मिलके रहें, वो पूरा कैसे होगा। तो भगत सिंह ने केवल रास्ता ही नहीं बताया है, उन्होंने उसका तरीका भी बताया है। और वो तरीका क्या है, ये देखिए मैंने ग्रुप में एक भेजा है फोटो। जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़वादी चीज की आलोचना करनी होगी और उसमें अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा है कि अगर हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं तो जो लोगों की पुरानी सोच बन चुकी है ना, सबसे पहले तो उस सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक लोग अपनी पुरानी सोच को नहीं बदलेंगे वो कभी भी नई चीज को नहीं अपना सकते। धर्म के नाम पर मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लूंगा, इतिहास में बहुत खून खराबा हुआ है और हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इतिहास के नाम पर आज भी लड़ते रहें और अपना आने वाला भविष्य भी इसी तरह खून खराबे से लिख दें, या फिर जो भी पीछे हुआ है उसको छोड़कर आगे साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक हो जाएं। इतिहास पे आप कितनी भी बहस कर लीजिए, कभी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। हर आदमी ने अपने हिसाब से लिखवाया है ना। मैं इतिहास पर कभी बातें करता हूँ, मैं कहता हूँ आप इतिहास पढ़ो, लेकिन इतिहास से सीखो कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है क्या हमें भी वही गलतियां दोहरानी है, या उन गलतियों से सीख लेकर एक नए समाज और एक नए तरीके को चुनना है जो सभी के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पर फिर उन्होंने एक दूसरा स्लोगन भी दिया है, चीजें जैसी होती हैं आमतौर पर लोग उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना में बदलने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि ये इतना आसान नहीं है कि हमने लोगों से कह दिया रूढ़वादी चीजें छोड़नी है और वो छोड़ देंगे।
लोगों को अगर आप उनकी मान्यताओं को छोड़ने के लिए कहेंगे, वो आपका विरोध करेंगे। सत्य का पहला स्वागत हमेशा विरोध से होता है। कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने कुछ अच्छा काम करने को कहा और लोगों ने वो तुरंत मान लिया हो। इवन राजा राम मोहन राय भी जब अपनी भाभी की सती प्रथा को रोकने के लिए आवाज उठाए थे तो उनके खिलाफ भी पूरा समाज हो गया था। लेकिन जो बहादुर और हिम्मती लोग होते हैं वो समाज की फिक्र नहीं करते, चाहे उन्हें अकेले ही संघर्ष करना पड़े, वो संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ते। इसी तरह उन्होंने कहा है कि चीजें बदलेंगी। आमतौर पर आप लोगों को समझाओगे, वो आपके खिलाफ भी होंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। लोगों को उनकी इसी निष्क्रियता की भावना को धीरे धीरे क्रांति की भावना में बदलना है, और चीजें बदलती हैं, ये मैंने खुद देखा है। ऐसे दोस्त जो कभी नास्तिक बनने पर मेरा साथ छोड़ के गए थे, वो बाद में फिर आए मेरे पास 2-3 साल बाद, और उन्होंने कहा कि हाँ, तेरा रास्ता जो है बिल्कुल सही है, और हम ही थे जो नहीं समझ रहे थे। जो रास्ता है वो मुश्किल है, उस पर हम तो चल नहीं सकते क्योंकि शादी बीवी बच्चे काफ़ी हो गए हैं, जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। ये इस बात का सबूत है कि भले ही लोग आज हमें ना समझें, लेकिन भविष्य में उन लोगों को ये एहसास होगा कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, और जिस दिन वो ये समझेंगे, हमारी इज्जत भी करेंगे, हमारा सम्मान भी होगा, और हमारी विचारधारा ही हर तरह रहेगी। क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो एक दूसरे से लड़ना नहीं सिखाती है, वो एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ रहना सिखाती है। लेकिन दूसरे की विचारधारा जो है वो एक दूसरे को तोड़कर केवल अपने फायदे और निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे का अहित करने की बात करती है। और वो समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता जो केवल अपने फायदे के लिए काम करता हो, जिसको दूसरे का नुकसान में अपना फायदा दिखता हो। तो ये है। इसके अलावा मैं ग्रुप में उनकी एक जेल डायरी भेज रहा हूं। जो लोग उनके फैन होंगे उन्होंने तो उसको पढ़ा ही होगा, जो नहीं है वो आराम से पढ़ लीजिएगा। उसमें 2-4 बातें बताई हुई हैं कि किस तरह से हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, केवल प्रेम, मानवता, इंसानियत। ये देखिए, जेल डायरी तो मैंने भेज दी है। जेल डायरी के बाद उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो धर्म को लेकर, लोगों को लगता है कि वो धर्म से नफरत करते थे। उन्होंने कहा है कि मैं धर्म से इसलिए नफरत नहीं करता क्योंकि मैं नास्तिक हूँ, बल्कि धर्म से इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि धर्म को इंसानियत से नफरत है। उन्होंने कहा है कि लोग बिल्कुल धर्म को माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे उन्हें खुशी मिलती है तो बिल्कुल माने वो। लेकिन धर्म जब घर से निकल के सड़क पर आता है और राजनीति में घुसकर देश के लिए, समाज के लिए खतरा बने, तब ये हर आदमी का फर्ज है, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो, कि राष्ट्र की भलाई के लिए सब एक हो जाएं और उस धर्म का लड़े, उस धर्म को दुश्मन मानकर उससे लड़े। ये देखिए, इसमें मैंने भेजा है, धर्म लोगों का निजी मामला है, किंतु जब धर्म राजनीति में प्रवेश कर सांप्रदायिकता का रूप धारण कर ले तो इसे शत्रु मानकर इससे लड़ना चाहिए। तो वो बिल्कुल धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो बिल्कुल कहते थे कि आप बेशक माने, लेकिन अपने घर में माने अपनी खुशी के लिए। जहां आपकी निजी इच्छा या आपकी खुशी की कोई चीज समाज में दूसरों को बांटने का या लड़ाने का काम करे ना, वहां समाज और दूसरों की भलाई के लिए आपको उस चीज को छोड़ देना चाहिए। और ये काम लोग करते भी हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने सपनों का कुर्बानी दे देते हैं। तो जब वो अपने बच्चों को अपनी जान से ज्यादा समझते हैं और उनके लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं, तो उस समाज को बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते हैं जिसमें कल उनके बच्चे ही जाकर रहेंगे। एक ऐसा गंदा समाज जिसमें कोई भी किसी की हत्या कर देता है छोटी सी बात पे। आपको पता हो, मुंबई में एक आदमी आया था विदेश से, करीब
25 लाख का पैकेज था उसका, नौकरी छोड़कर इंजीनियर था कि देश में रहकर देश के लिए कुछ करूंगा। उसे मुंबई में केवल एक पार्किंग के झगड़े की वजह से दूसरे आदमी ने मार दिया। सुबह बाइक पार्क करने में थोड़ी सी कहासुनी हुई थी उसी बात पे। तो जब तक समाज बेहतर नहीं बनेगा, आप भले ही कितने भी पैसे ले लो, कितना भी कुछ कर लो, आपके बच्चे उसी समाज में रहेंगे और वो कभी भी एक निडर, शांत और अच्छा जीवन नहीं जी सकते। हमेशा ये डर लगा रहेगा कभी भी कोई किसी को मार सकता है। और यहाँ पर आप अपने पीछे ही देख लीजिए कितना दुख होता है इनको देखकर, जिन बच्चों के लिए अपने सारे सपने कुर्बान करके उनको इतना बड़ा किया, उन्हीं बच्चों ने बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ दिया। तो अगर हम समाज के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, भले ही आप संपन्न हो जाओ, लेकिन समाज में ही आपको रहना है और उस समाज में कभी ना कभी उस समाज की फैली हुई बुराइयां आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को तबाह कर देंगी। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि जैसे ही हम सक्षम हो जाएं, फिर हम अपने बारे में छोड़कर समाज के बारे में काम करना शुरू कर दें। तो इसके लिए उन्होंने बताया भी है कि एक सरकार को कैसा होना चाहिए। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपनाने पे जोर दिया है। समाजवादी को पता नहीं लोग इतना ज़्यादा समझने में क्यों दिक्कत करते हैं। समाजवाद को समझना बहुत आसान है, सिंपल एक लाइन में समझा जा सकता है। जो खुद से पहले समाज के बारे में सोचे वो समाजवादी है, और जो समाज से पहले अपने बारे में सोचे वो पूंजीवादी है। तो उन्होंने यही कहा है कि एक बेहतर समाज तभी बन सकता है जब आदमी समाज के बारे में और समाज लोगों के बारे में सोचे। और इसके लिए अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबको काम मिलेगा। और धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज होगी, सामूहिक नहीं। ये भी भगत सिंह ने ही कहा है कि हम लोगों को एक ऐसा समाज, एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जिसमें हर आदमी को उसकी जरूरत के हिसाब से सामान दे। कोई भी इतना गरीब ना हो कि खुद को, ये जेल डायरी है, उन्होंने जेल डायरी में एक एक चीज इतने विस्तार से लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे को खरीद सके, और किसी को भी इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो खुद को बेचने को मजबूर हो जाए। अधिक असमानता से जुल्म का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी एक वही समाज बेहतर होता है जिसमें गरीब और अमीर के बीच ज्यादा अंतर ना हो। तो सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो देश में हर आदमी के अमीर बनने की एक सीमा निर्धारित करे। अगर मुझे ये पता हो कि भाई मैं इससे ज़्यादा अमीर हो ही नहीं सकता, यहाँ पे आकर मेरे अमीर बनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और वो क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि उसके और उसके परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों का भी खाना पीना आराम से उसको चल जाए, उसको टेंशन ना रहे। तो मान लो 10 करोड़ है, 10 करोड़ पे आके अब मैं लिमिट पे पहुंच गया हूँ, इससे ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। केवल पैसे कमा सकता हूँ जो अकाउंट में रखूँगा और अपनी सुख सुविधाओं पे खर्च करूँगा। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं अपनी अंतिम सीमा पे पहुँचा, अब मुझे पता है मैं अमीर तो बन नहीं सकता, तो जब मेरे पास अमीर बनने की लिमिट ख़त्म हो जाती है, फिर मैं चाहूँगा कि मैं लोगों की मदद करूँ ताकि लोग मेरा सम्मान करें। अमीर बनने की भूख खत्म हो जाती है, फिर लोगों से सम्मान पाने की भूख बढ़ जाती है। और जो पैसा मेरे काम का नहीं है, मेरी ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी फालतू का ही बचेगा, तो उसको मैं लोगों में बांटना शुरू करूँगा। अपने आप समाजवादी व्यवस्था बनेगी, लोग अपने के अलावा दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो यही चीज़ उन्होंने कहा था कि समाज में अमीर गरीब का एक अंतर बहुत ही कम होना चाहिए। इतना नहीं कि गरीब बिल्कुल गरीब होता जाए, अमीर बिल्कुल अमीर होता जाए। हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अमीर बनने की कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए वो बेईमानी पे बेईमानी किए जा रहा है कि और अमीर बन जाऊं, सबका छीन लूं, हर चीज़ पर मेरा ही कब्जा हो। और इसी वजह से हमारा ये समाज कभी भी एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकता। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था की बात इसीलिए की है
समाजवादी व्यवस्था में उन्होंने कहा है कि सब कुछ समाज का होगा, लेकिन इस्तेमाल लोग ही करेंगे। ये देखिए, हर आदमी से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य ले समाज, और उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसको संसाधन दे। जिस दिन ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, हर आदमी के पास काम होगा, हर आदमी के पास संसाधन होंगे और हर आदमी सुखी होगा, उस दिन उनका ये सपना पूरा होगा। और ये कार्य समाजवादी व्यवस्था में होता है, जिसके अंतर्गत चीज़ें भले ही सरकार की होती हैं, लेकिन सरकार लोगों को देती है इस्तेमाल करने के लिए, घर देती है रहने के लिए, नौकरी देती है काम करने के लिए। लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके घरों में रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उनका मालिक नहीं समझते, क्योंकि ये जो मालिक बनने की भूख है ना, असल में यही एक इंसान को दूसरे से लड़ाती है। ऊपर से वो ये मानते हैं पहले दिन से कि मेरा सब कुछ देश का है, जो देश ने मुझे दिया है। तो जब देश ने मुझे रहने के लिए घर दिया है, कपड़े दिए हैं, खाना दिया है, तो अब मेरा भी फर्ज है कि मैं इस देश के लिए कुछ करूं, इसको आगे बढ़ाऊं। हमारी व्यवस्था में मुख्य समस्या ये आ रही है कि ये घर तो मैंने खरीदा है पैसों से, मेरा अपना घर है, देश ने मेरे लिए क्या किया है, मैं देश के बारे में क्यों सोचूं। और जब दिमाग में ये सोच पैदा हो गई कि मैं देश के बारे में क्यों सोचूं, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तो हर आदमी फिर यही सोचेगा और हर आदमी सिर्फ अपने लिए काम करेगा। कभी भी भगत सिंह का वो सपना, वो समाज नहीं बन पाएगा। जब वो ये सोचेंगे कि हर चीज़ देश की है, देश ने मुझे दी है और मुझे देश में रहना है सबके साथ मिलकर, तभी उनका ये सपना पूरा होगा। अब यहाँ पर एक बात और उन्होंने कही है, ये देखिए, अक्सर क्या होता है देश में, बस जनता ये सोचती है कि नेता बना लिया वही सब कुछ कर देगा, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी समाज को या किसी नेता को महान बनाना है, तो उस समाज के नेता और जनता दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। एक देश महान तभी बनेगा और वफादार जनता, जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक समाज में हमेशा ये समस्याएं बनी रहेंगी। नेता है कि मैं जनता के लिए कितना भी करूं, कोई भरोसा नहीं है, अगले चुनाव में पैसे लेकर मुझे हरा के किसी और को बना देंगे। जनता को ये लगता है कि नेता हमने बनाया इसलिए कि अब वही सब कुछ करेगा, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से फ्री में चीज़ें मिलती रहें, मुझे काम ना करना पड़े, ये एक बड़ी समस्या भी है जो आज देश में बनती जा रही है। गरीब तो बस यही चाहते हैं कि जो थोड़ी बहुत इनकम है उससे घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, तो किसी तरह बिजली फ्री हो जाए, पानी फ्री हो जाए। उनको भी मैं गलत नहीं कहूँगा। ज़्यादातर समस्याएं ऐसी हैं कि अपना गुजारा वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है, अगर आज सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो, तो मैं कहूँगा कि इस तोहफे के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं उस चीज को कबूल नहीं करूंगा जो मैंने अपने बल पर हासिल न की हो। इसके जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको फ्री में मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पहली बात आप उसकी कदर नहीं करेंगे, वो फ्री में मिली है। इवन उससे घटिया चीज अगर आपने मेहनत करके हासिल की है, तो आप उस चीज को दिल से संभाल के रखेंगे, क्योंकि उसको हासिल करने के लिए आपने मेहनत की है। दूसरी चीज, आज भले ही आपको थोड़ा फायदा हो रहा है, फ्री में मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे मुफ्तखोरी की समस्या आएगी और आप फिर हर चीज फ्री में लेना चाहोगे। तो इस तरह वो कहते थे कि अगर आपको कुछ भी लेना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हर आदमी अपने हिस्से का काम करे, जनता समाज के बारे में सोचे, समाज जनता के बारे में सोचे, यही समाजवाद है और तभी हमारा समाज बेहतर बनेगा। तो इस तरह ये उनके मेन सपने थे, जो उन्होंने पूरा करने के लिए रास्ता भी दिखाया है। और
उनके इसी रास्ते पर चलकर हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, नास्तिक नगर, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी पहले हमारे साथी जो जुनूनी होकर पिछले 1-2 सालों से लगातार काम करते रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ में या एक भी पैसे के फायदे में, बस इसलिए कि उन्हें भी ये विचार अच्छा लगा, भगत सिंह की तरह एक ऐसा समाज जहां सब मिलजुल के रहें। तो उन लोगों का मैं सम्मान करना चाहूँगा और इसीलिए उनको एक एक करके स्टेज पे बुलाऊंगा और उनके लिए कुछ ट्रॉफी और ये भगत सिंह की तरह एक देशभक्ति की कैप लेके आया हुआ हूँ। बेसिकली इस कैप के पीछे भी एक कहानी है, 2 ही मिनट